हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक का कंप्लीट मॉक टेस्ट। इसके पहले मैंने आपको फुल 2 मॉक टेस्ट कराए थे, उनका लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है, बाकी चलो अभी एग्जाम तक तो और 4-5 मॉक टेस्ट करा दूंगा जो कि बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, गारंटेड मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को। तो चलो फिर इसको कंटिन्यू करेंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे सर्च करना आप @A to Z स्टडी। ठीक है, वहाँ पे मोस्ट मोस्ट वीवीआई लिंक मैं शेयर करते जाता हूँ। और साउंड की प्रॉब्लम आप लोग बोल रहे थे तो कमेंट करके बताना है इस वीडियो में, इस क्लास में कहीं भी साउंड की प्रॉब्लम आई है कि नहीं। हमने तो वैसे ठीक करा दिया है, वैसे अब कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, माइक हमने बिल्कुल नया नया सब कुछ कर लिया। चलो इसको कंटिन्यू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे अगर हमारी पीडीएफ्स को अभी तक बना के नहीं जा रहे एग्जाम से पहले ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप एग्जाम से पहले हमारी पीडीएफ को पढ़ के जाओ। चाहे हमारी पीडीएफ वो इंग्लिश वोकैब की और इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की, चाहे वो रीजनिंग की, चाहे मैथमेटिक्स की, चाहे साइंस की, चाहे जीके की, सारी पीडीएफ्स को बाय करने के लिए ना आप व्हाट्सअप करो। ये सारे मोस्ट वीपीआई क्वेश्चंस हैं, मैं बोल रहा हूँ फिर से आपको, बहुत वीपीआई एग्जाम के बाद मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि देखो कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। और हर साल मैं दिखाता हूँ ना, इस बार भी मैं दिखाऊंगा। और इस बार बहुत हाईली मतलब चांसेस है कि देखो मैथ की तो पूरे डिक्टो, मैथ में पूरे डिक्टो सेम पैटर्न पे आने वाले। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं होगा जो कि पीडीएफ के बाहर कंसेप्ट का होगा। रीजनिंग 100% आएगा। वोकैबलरी 70 से 80% हर बार आती है पीडीएफ से। ग्रामर प्रैक्टिस भी जो चीजें होंगी सेम कॉन्सेप्ट पे आने वाली हैं। साइंस के भी हर बार क्वेश्चन 7-8 आते ही रहते हैं पीडीएफ से, इस बार भी आने की हाईली पॉसिबल। ठीक है, तो सारे पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, तो सारी पीडीएफ को पढ़ो और एग्जाम से पहले। और सारे पेड पीडीएफ है, बाई करना पड़ेगा आपको। हमने इसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मिक्स कर दिए सारे पीडीएफ में। तो व्हाट्सअप करके बाई कर लो 7279047787। और ये सारे पीडीएफ बाई करने के साथ आपको जीके की पीडीएफ फ्री दे दी जाती है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इंग्लिश का। पूरे फुल मॉक टेस्ट है, इसमें 60 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है एनी फीमेल एनिमल विच फीड्स इट्स यंग ऑन मिल्क फ्रॉम हर ओन बॉडी। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है इसमें से कि ऐसा कोई जानवर जो कि फीमेल जानवर है उसको क्या कहते हैं, जो अपनी कह रहे हैं ना कि जो मिल्क फीड करता है बच्चों को अपने बॉडी से। तो बताओ ये कह रहे हैं ना वर्टिब्रेट, पैरासाइट, मैमल या फिर फाउना। तो जो बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली अंडे ना देके बच्चे देते हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं, उन बच्चों को, उन जानवरों को कैसे जानवर कहते हैं? उसको स्तनपायी कहते हैं हम लोग, जिसको हम इंग्लिश में मैमल कहते हैं। करेक्ट आंसर सी होना चाहिए। ठीक है, मैमल ही है ना जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन कह रहे हैं इनमें से इनकरेक्ट स्पेलिंग बताओ कौन सा है। नेफ्यू, फादर, नाइस और अंकल। इसमें से तो सारे सबका हिंदी आपको पता होगा, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है क्योंकि जनरली हम लोग अपने रिलेटिव्स को बोलने के लिए यूज करते हैं। तो इसका स्पेलिंग मैं बोल रहा हूँ, दो में से कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होगा। तो एक तो नेफ्यू और एक में से नाइस। इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं बता दूं कि नेफ्यू की स्पेलिंग गलत है बिल्कुल भी। नेफ्यू का स्पेलिंग होता है NEPHEW। ठीक है, चलो FEW नहीं होता है, PHEW होता है नेफ्यू। फिर कह रहा है इंडोलेंट का एंटोनिम बता दो। इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? इंडोलेंट का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, अदरवाइज तो आप आंसर ही कर दोगे। वैसे मैं बोलता हूँ अगर मान लो आपको हिंदी नहीं पता है इसकी, तो हम ऑप्शंस को देख के भी हिंदी कर सकते हैं। जैसे देखो लेजी से समझ में आ रहा है कि निगेटिव वर्क है, वर्ड दे रहा है आलसी टाइप का। फिर कह रहा है अनस्किल्ड, जो स्किल्ड नहीं है, जिसमें कोई योग्यता नहीं है, कुछ काम के लिए योग्य नहीं है, तो ये भी एक निगेटिव वर्ड दे रहा है। एक्टिव मतलब होता है ना, एक्टिव का मतलब है हाँ एकदम सक्रिय होना, एक पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, ये मीनिंग दे रहा है। स्लगिश का ही मतलब होता है जैसे कि मतलब आलसी टाइप का इंसान, सुस्त टाइप। तो ये सारे तीनों निगेटिव अर्थ दे रहे हैं और सी नंबर जो है पॉजिटिव अर्थ दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाना चाहिए सी। और इसका आंसर भी सी होगा बिकॉज एंडोलेंट का मतलब भी होता है आलसी होना, सुस्त होना। ठीक है, चलो फिर फोर्थ नंबर पे कह रहा है पैसिव वॉइस बनाओ इसका। ही माइट हैव कंप्लीटेड हर रिसर्च बैड एट टाइम। ठीक है, वो जो है अपना काम जो है मतलब पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है कि खत्म कर चुकी होगी उस टाइम तक। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो माइट हैव कंप्लीटेड, तो इसकी पैसिव में क्या बनेगी? माइट हैव बीन कंप्लीटेड बनेगा। माइट हैव बीन, तो माइट के साथ तो हैव ही लगेगा, हैज तो लगता है नहीं है, सी के चाहे कुछ भी कोई भी पर्सन हो। तो हैव के साथ बिन लगता है पैसिव में। तो देख लो हैव बिन कहाँ पे है, एक तो हैव बिन यहाँ पे है और ये हैड बिन है, तो हैड बिन तो नहीं होगा। हम नरेशन थोड़ी बना रहे कि टेंस चेंज करते हैं, टेंस तो वही रहता है वॉइस के अंदर। तो आपको माइट भी कंप्लीटेड नहीं कर सकते बिकॉज माइट के साथ एक वर्ब भी है, तो हैव का आना जरूरी है। तो ए नंबर तो कट गया, ये नहीं होगा। बी नंबर इसलिए नहीं होगा बिकॉज हैव का इसने हैड कर रखा। और सी हो सकता है डी में, देखो माइट के साथ हैव और हैव के साथ कंप्लीटेड है, तो मेरे को हैव के साथ बिन भी लगाना होता है पैसिव में। तो माइट हैव कंप्लीटेड ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, बिल्कुल सही सही। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं फिफ्थ सवाल। कह रहा है द पुलिस वर ऑन हाई अलर्ट ऑन अकाउंट ऑफ डैश कन्विक्ट हु हैड किल्ड मेनी पीपल। ठीक है, इसमें फिल करना आपको। अब कह रहे हैं देखो पुलिस जो है बहुत हाई अलर्ट पे है, क्यों भाई? क्योंकि उसको जिम्मेवारी दी गई थी किसी चीज की
वो उसके हाथ से क्या निकल गया, कन्विक्ट हु हैड किल्ड मैनी पीपल, जो कन्विक्ट था, दोषी था, जो बहुत सारे लोगों को मार चुका था, वो भाग गया। तो जब भी पुलिस के गिरफ्त से या फिर किसी के गिरफ्त से बच के भाग जाते हैं तो उसको रन अवे कहते हैं, भाग जाना। ठीक है, रन अवे का मतलब होता है किसी के पकड़ से भाग जाना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर देखो, पैट्रियट का पूछ रहा आपसे एंटोनिम। पैट्रियट का मतलब क्या होता है, मेरे को ये बताओ। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। अब नेशनलिस्ट का भी मतलब वही होता है कि देशभक्ति हो, तो इसका उल्टा पूछ रहे हैं ना पैट्रियट का, तो मतलब वो जो मतलब देशद्रोही हो, तो देशद्रोही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो फिर कुछ भी कर लो, आपको याद करना ही पड़ेगा। ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। 7 नंबर में कह रहा है आपसे, बताओ इसमें से किसमें आर्टिकल का यूज सही तरीके से किया गया है। ठीक है, इसमें से आर्टिकल का लगे कि कोई भी गलत है तो उसको मत चूज करो, जिसमें कि सही आर्टिकल का यूज है। सारे ऑप्शन टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं, ये सारे ऑप्शन पे फोकस करना पड़ता है, जो सही है वो सही होगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है सी इज अ इंडियन आर्टिस्ट। भाई पहली बात तो ये देखो, अ इंडियन होता है या फिर एन इंडियन होता है, तो हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं अ इंडियन होता है, एन इंडियन होता है। तो ए नंबर और डी नंबर में अ इंडियन है तो गलत हो गया, ए एंड डी तो हो ही नहीं सकता। रीजन क्योंकि इंडियन के पहले ए का यूज कर रखा है, जो कि एक आर्टिकल एन का यूज होता है। बचा बी एंड सी। देखो, एन आर्टिकल मैरिड टू एन यूरोपियन। यूरोपियन जब भी बोलते हैं ना यू, तो ई तो खैर लिखने में तो वॉवेल है, लेकिन साउंड यू देता है ना, तो यू एक क्या है भाई, तो यूरोपियन जो है एक प्रकार का, यूरोपियन के पहले क्या होता है, ए जो है ना वर्ड आता ही नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब एन जो वर्ड है आता ही नहीं, क्योंकि यूरोपियन देखो हम लोग साउंड पे जाते हैं ना, तो हम लोग जनरली इंग्लिश में पढ़े ए ई आई ओ यू, ये ववेल है, लेकिन इनका जो भी, जैसे यू का भी जब हम यू से कोई चीज लिख रहे होते हैं तो एक वर्ड होता है यूटोपिया। ठीक है, यूटोपिया तो यू से है, लेकिन फिर भी इसके पहले ए लिखते हैं हम लोग। ठीक है, एन यूटोपिया नहीं लिखते, लेकिन अम्ब्रेला जब भी इसका साउंड अ देता है ना, तब हम लोग इसके पहले एन लगाते हैं, और यूरोपियन के पहले क्या लगाते हैं, यू का साउंड दे रहा है, ये स्वर का नहीं दे रहा, व्यंजन का दे रहा है, कॉन्सोनेंट का दे रहा है, वोवेल का नहीं दे रहा है, तो एन नहीं लगा सकते। अ यूरोपियन होता है, एन यूरोपियन नहीं होता। ठीक है, तो चीज थोड़ा सा याद रखना, आर्टिकल आपने पढ़ा होगा तो चीजें थोड़ी सी ध्यान में होगी, अदरवाइज फिर क्वेश्चन में गलत आंसर करोगे। बहुत सारे लोग इसका आंसर बी कर देंगे, एन यूरोपियन और एन इंडियन, तो गलत हो जाएगा, बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। वो अ यूरोपियन होता है, एन इंडियन होता है, तो ये चीज याद रखना। जो साउंड होता है ना, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करना होता है आर्टिकल के लिए। आगे देखो, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड, इसमें से कौन सा गलत वर्ड है ये चीज बताओ। फ्रूटफुल, अंक्सन, ठीक है, विलफुल, क्रेडल, इसमें से कौन का गलत है। तो अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, वीडियो को रोक के देखो, बिकॉज मैं उतना देर तो वेट नहीं करूंगा कि हाँ आप आराम से बैठ के देखते रहो। ठीक है, तो ये जो चीज है विलफुल, विलफुल में डबल आई एल होता है। ठीक है, विलफुल होता है डबल एल होता है, तो ये चीज क्या कहते हैं, डब्ल्यू आई डबल एल होता है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखना आप लोग। और विलफुल का और लास्ट में सिंगल एल होता है, जिसका मतलब होता है अपनी इच्छा से। ठीक है, विलफुल का मतलब होता है अपनी इच्छा से, तो ये एल जो है, डबल एल जो है, इसमें पहले लास्ट में डबल एल नहीं होगा, डब्ल्यू आई डबल एल होता है, तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान दोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 9th सवाल देखते हैं, पेमेंट कैन बी मेड बाय डैश और इन कैश। ठीक है, पेमेंट जो है क्या करना चाहिए, कैन बी मेड बाय चेक, चेक चेक, ये क्या, अच्छा हाँ देखो ये सवाल है ना, देखो या तो तुम चेक से पेमेंट कर दो या फिर कैश दे दो। तो बाई चेक होगा तो जो पेमेंट करने वाला चेक का स्पेलिंग क्या है, ये आपसे टेस्ट करा जाएगा यहाँ पे। तो जो पेमेंट करने वाला चेक होता है ये होता है ऑप्शन नंबर सी, CHEQUE। ठीक है, बाई चेक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर। ठीक है, वो हमेशा मुझे क्या इनवाइट करती है, डिनर के लिए। सी ऑलवेज इनवाइट मी टू डिनर, तो इसमें क्या एरर क्या है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे, अगर कोई एरर है तो बताओ। और इसमें नो एरर का ऑप्शन ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ एरर है ही इसके अंदर। तो क्या एरर हो सकता है बताओ भाई। देखो पहली बात तो सी ऑलवेज से समझ में आ रहा है कि वो हमेशा मुझे इन्वाइट करती है डिनर के लिए, तो वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के अंदर है, तो ऑलवेज के साथ तो ऑलवेज से कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज से बस टेंस का पता चल पा रहा है कि हाँ वो मुझे भी बुलाती है। तो सी के लिए क्या होगा, यहाँ पे वर्ब का जो है फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, तो V1 नहीं होगा, यहाँ पे V5 होगा, तो इनवाइट्स हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ रही है। यहाँ पे इनवाइट को क्या लिखोगे आप, इनवाइट्स लिखोगे, तो करेक्ट आंसर डी है। यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारा, इनवाइट्स। आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहा है बाय होम वाज द कॉफी मेड। अब यहाँ पे पैसिव बनाना है आपको, तो बाय होम वाज द कॉफी मेड है, तो एक चीज ध्यान दो यहाँ पे, बाय होम वाज, ठीक है, ये ऑलरेडी पैसिव में है, तो इनका एक्टिव बनाना है आपको, बिकॉज यहाँ पे पता चल रहा है ना, वाज प्लस V3 मेड, वाज के साथ मेड है, तो ये वाज प्लस V3 किस टेंस में होता है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडिफिनिट में तो हैड तो आता नहीं है भाई, परफेक्ट टेंस हो जाएगा।
हैज तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, मेक्स तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। तो ये तीनों तो वैसे ही कट गए, तो V2 डायरेक्टली यूज है ए के अंदर, तो क्लियर है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश मैंने बड़ा बेसिक सा दे रखा है, डिफिकल्ट दिया ही नहीं आपको, उम्मीद है सही करोगे। ठीक है, सर्टेन टू हैपन, जो चीज बिल्कुल भी निश्चित है कि वो होगी, उसको क्या कह सकते हैं? एक फ्रेज कह लो, वन वर्ड कह लो, जो भी कहना है सो कह लो। सर्टेन टू हैपन, निश्चित है कि वो होगा, उसको क्या कहते हैं? मतलब जिसको हम लोग होने से टाल नहीं सकते, उसको हम लोग कहते हैं इनइविटेबल, मतलब उसको हम टाल नहीं सकते हैं। ठीक है, इनइविटेबल का मतलब होता है जो टाला ना जा सके। आगे देखते हैं। 13 नंबर कह रहा है स्क्रैप द बैरल। स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है ना, जैसे हम मान लो कोई काम कर रहे हैं, बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी, मतलब कोई काम करने के लिए बहुत सारा काम कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कैसे भी वो काम हमारा हो जाए, लेकिन बहुत देर करने के बाद भी वो काम नहीं हो रहा है। तो हमारी जो सिंगल अब लास्ट में जो रिसोर्सेज बची होती है ना, कहते हैं ना चलो ठीक है अब ये चीज़ हम उसको भी दाव पे लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप द बैरल। ठीक है, टू बी फोर्स टू यूज वंस लास्ट एंड वीकेस्ट रिसोर्सेज, मतलब जो तुम्हारा अंतिम रिसोर्सेज है उसको भी यूज में ला रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप द बैरल। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। फिर कह रहा है ट्रेटर का पेंटोनिम बताओ। ट्रेटर का मतलब मैंने बताया, अगर अभी दिमाग में रखे हो तो बढ़िया, नहीं तो इतना जल्दी भूल गए तो, मतलब अगर भूल गए तो घास खाना शुरू कर दो, दिमाग तेज हो जाएगा। अभी मैंने इसी वीडियो के अंदर बताया ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही, और देशद्रोही का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? लोयल। ठीक है, मतलब लॉयल्टी है, ईमानदारी है, उदारता है किसी के प्रति, ठीक है ना, तो लोयल होते हैं, भक्ति है किसी के प्रति। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर कह रहा है वी विल नॉट बी डैश ऑफ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। ठीक है, इसमें मतलब प्रिपोजिशन के अकॉर्डिंग भरो, बताओ किसके साथ ऑफ आता है? एबल, कैपेबल, ड्यूरेबल या फिर क्यूरेबल? जल्दी से बोलो। तो एबल के साथ तो ऑफ नहीं आता, टू होता है। कैपेबल ऑफ होता है, किसी चीज के योग्य होना, मतलब कैपेबल ऑफ कर पाना, तो ये प्रिपोजिशन आपने पढ़ा होगा, कैपेबल के साथ होता है ऑफ। वी विल नॉट बी कैपेबल ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर 16 नंबर कह रहा है माचिस की तिल्ली में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो माचिस में तिल्ली में बताओ, कार्बन, रेड फॉस्फोरस, जिंक या फिर सोडियम, किसका यूज करते हैं? जो माचिस वाचिस देखे होगे ना, रोज सिगरेट वगैरह पीते रहते होगे, तो वो रेड फॉस्फोरस का यूज करते हैं। एंड में कमेंट करके बताना किसने कितना क्वेश्चन सही किया। एक बीमारी होती है क्वासियोकर। ठीक है, क्वासियोकर, ये जो बीमारी होती है जनरली आपने बच्चों में देखा होगा, ये या फिर बड़ों में भी हो जाता है, बचपन से होता है। क्वासियोकर किसकी कमी से होती है? कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, वसा, फैट या फिर प्रोटीन? तो एक प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी है क्वासियोकर। ये चीज़ थोड़ा याद रखना, सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछे। कह रहा है विद्युत धारा का पता लगाने के लिए किसका यूज करते हैं? गैल्वेनोमीटर, ट्यूब टेस्टर, अल्टीमीटर या फिर फेरोमीटर? तो चीज़ें समझ में आ रही है, गैल्वेनोमीटर से आप पता कर पाओगे। विद्युत की चालकता जो है एसआई यूनिट जो होती है वो क्या कहते हो? ओम तो ऑब्वियसली रेसिस्टेंस का है, तो सीमेंस जो है, सीमेंस कह लो, यही जो है ना विद्युत चालकता की एसआई यूनिट है। ये भी एग्जाम में पिछली बार पूछा गया था। फिर कह रहा 20 नंबर कह रहा है त्वरण निकालने का सूत्र क्या है? त्वरण निकालने का सूत्र क्या है मेरे को ये बताओ। आपने ए की वैल्यू, चलो ठीक है नहीं पता आपको, ए बराबर एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है आपको नहीं पता, बहुत बढ़िया। लेकिन वेलोसिटी की तो पता है ना, v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। तो मैं ये मेरे को ए की चाहिए, तो ए बराबर हम लिख सकते हैं ना कि v माइनस यू प्लस टी। ठीक है, ये तो हम लोग लिख ही सकते हैं, लेकिन मैंने शायद यहाँ पे कुछ गलत लिखा है क्या? मैं बोल रहा हूँ बार बार ए टी और लिख रहा हूँ यू टी, रुको। ये बराबर होता है यू प्लस ए टी, और मैं वहाँ पे यू टी लिख दिया था मैंने गलती से, इसलिए गलती आ रहा था। ठीक है, चलो यहाँ से निकल जाएगा। अब ए की वैल्यू पूछेगी तो ए टी बराबर क्या हो जाएगा? v माइनस यू। ए बराबर हो जाएगा v माइनस यू बाई टी। देखो कहाँ पे है v माइनस यू बाई टी, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। फॉर्मूला भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे दे रखा, आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल कह रहा है कि 16 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार 5 कूलॉम के आवेश को स्थानांतरित करने में कितना कार्य होता है? देखो वर्क बराबर क्या होता है, तो वर्क बराबर जितना आपका विभवांतर होता है, ठीक है, चार्ज होता है जो आपका होता है, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप? आपका पोटेंशियल डिफरेंस कर लो, ठीक है, या फिर जो भी आपका जितना वोल्ट दे रखा है उससे मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 जो चार्ज हमारे पास कूलॉम का, और वोल्ट हमारे पास 16 है, 16 5 80, 80 जूल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, करेक्ट आंसर कहाँ पे? ठीक है, ये ओ यू एल ई होता है। 22 नंबर देखो, फिर कह रहा है बताओ निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? ठीक है, ठोस के अंदर सॉलिड, जो जितना सॉलिड रहेगा उसमें साउंड की स्पीड फास्टेस्ट। दांत, तो क्या कह रहा है, दांतों की एक बढ़ी हुई छवि अच्छा देखने के लिए डॉक्टर
मेरे को ये बताओ डॉक्टर कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो सबको पता है आपका उत्तल दर्पण, सॉरी अवतल दर्पण, जिसको हम कॉनकेव मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं। आकाश का नीला रंग का सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, देखो पूरा अगर क्वेश्चन पढ़ूं, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड रेड कलर ऑफ द सन एट सनराइज एट सनसेट इज ड्यू टू, मतलब जो आकाश सुबह में नीला दिखता है और आकाश का रंग नीला और सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना जो होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी समझ में आनी चाहिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। लाइट का एक इफेक्ट पड़ा होगा ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। H1N1 क्या है? नोट में दे रखा है, ये एक स्वाइन फ्लू होता है इससे, तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो जनरली जितने भी फ्लू हैं हमारे पास, ये वायरस से होने वाली एक बीमारी है। जो भी फ्लू होता है, बर्ड्स फ्लू, स्वाइन फ्लू, सभी वायरस एक प्रकार का ये H1N1। 26 नंबर सवाल दे रहा है, 12 48 240, तो क्या है? 12 में कितने मल्टीप्लाई किया हमने? 12 × 4, 12×6 = 48। 48 में अगर हम इस बार 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आ जाएगा। अब इस बार 240 में ऑब्वियसली चीज़ें 6 से करके देख लेते हैं, तो 1440 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 6 से मल्टीप्लाई किया। इस प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर चीज़ को। 27 नंबर कह रहे हैं ना कि अगर x का अर्थ है जोड़ना, ठीक है, यहाँ पे लिख, x बराबर है प्लस करना, डिवाइड बराबर है घटाना, प्लस का मतलब है गुना करना, माइनस का मतलब है डिवाइड करना। इक्वेशन को 20 मल्टीप्लाई का मतलब हो जाएगा प्लस, 8 डिवाइड का मतलब माइनस, को 8 है ना यहाँ पे, फिर माइनस का मतलब क्या है? डिवाइड करना। प्लस का मतलब क्या है भाई? मल्टीप्लाई टू। ये 4 से 2 बार में कटेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 20 + 8 - 4, तो 28 - 4 = 20। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। 28 नंबर देखो, कह रहा निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। इसमें से सबसे ऑड कौन सा? एलिफेंट, ईगल, लियोपार्ड, चमगादड़। ठीक है, इसमें से सबसे ऑड कौन सा? देखो एलिफेंट, लियोपार्ड, बैट, ये सारे मैमल्स है। चमगादड़ पक्षी होते हुए भी मैमल्स है, मतलब पाई जानवर, पक्षी में काउंट किया जाता है। ईगल जो है क्या है भाई? ये देने वाला जानवर। 29 कह रहे हैं किंडल को अगर इस तरीके से लिखते हैं तो हम लोग फैशन को क्या लिखेंगे? देखो KINDLE को लिख रहे हैं ELDNIK, वहीं पे FASHIO, फैशन को हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखो पहली चीज़ है ना, हम लोग जस्ट पीछे से लिखते चल गए इसमें, ठीक है, पीछे से उल्टा करते चल जाओ इसको, और कुछ नहीं। तो वही हम लोग N से लिखना शुरू करेंगे, NOIHSAF। ऑप्शन नंबर डी के अंदर चीज़ें दे रखी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से कर लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखो, कह रहा है दीपक ने यह कहते हुए राजू का परिचय दिया कि वह मेरे पिता के पिता की पोती का पति है। राजू दीपक से किस प्रकार संबंध? देखो सबसे पहले कह रहा है दीपक ने कहा, ठीक है, राजू का कैसे परिचय दिया? वो कह रहा है, दीपक कह रहा है, कौन कह रहा है? दीपक। तो दीपक कह रहा है वो मेरे पिता के, उसके फादर के फादर, उसके पिता की पोती, मतलब उसके पिता के पोती, वो कहीं ना कहीं दीपक की बहन हो सकती है, ठीक है, और बहन की पति है वो, ठीक है, राजू। कह रहा है राजू दीपक से, तो दीपक से कैसा लग रहा है? उसका जीजा, ब्रदर इन लॉ हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए, सही है। 31 देखो, कह रहा है अगर किसी भाषा में ए को 1 लिखते हैं, बी को 2 लिखते हैं, सी को 3 लिखते हैं, इसी प्रकार जो है आगे बढ़ते जाएंगे, तो उस भाषा में हम लोग BI DD को क्या लिखेंगे? तो बी को 2 लिखेंगे, आई 9 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आएंगे, आई फिर 9 नंबर पे, सी 3 नंबर पे, तो 29 4 4 93 आ जाएगा। 93 एंड में ऑप्शन नंबर डी के, ठीक है। चलो 32 नंबर देखो, 3 11 और 7 को फिर क्या लिखेंगे? देखो 3 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? 9, ठीक है, और इसमें 2 ऐड कर दोगे तो 11। 7 का स्क्वायर करोगे 49, और इसमें 2 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 51। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं। 33 सवाल देखो, कह रहा विजेंद्र अपने घर से पश्चिम की ओर एक निश्चित दूरी मान लीजिए, और निश्चित दूरी करता है, मान लीजिए x मीटर चलता है, ठीक है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, उसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 36 मीटर चलता है, फिर वह 23 मीटर चलने के लिए फिर बाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है, और अपने घर पहुँचने के लिए 18 मीटर चलता है। x का मान बताओ, ठीक है। चलो कह रहा पश्चिम की ओर चला, x मीटर जो भी है, इधर यहाँ से चला था ए पॉइंट से, और x मीटर चला पश्चिम में, ठीक है, फिर यहाँ से लेफ्ट मुड़ता है और 23 मीटर, लेफ्ट नीचे साइड आएगा,
फिर यहाँ से वो चलता है लेफ्ट की ओर 36 मीटर, ठीक है। फिर वह 23 मीटर चलने के लिए लेफ्ट मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, और ए तक पहुंचने के लिए कितना चला, वो 18 मीटर। मेरे को एक बात बताओ, ये ए से और इस पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा 18 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का, तो ये पूरा डिस्टेंस 36 मीटर है। तो 36 में अगर हम 18 घटा लेंगे तो 18 मिल जाएगा ना अपने को, 18 मीटर मिल गई एक्स की वैल्यू। ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 देख लो क्या है इसके अंदर, दो का ऑपोजिट बताओ, दो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, दो के बाद जस्ट कौन सा है, 4 है, तो दो के एक छोड़कर जो वैल्यू मिलती है उसका ऑपोजिट 4 है। गाइस तो पूरे पढ़ा रखे थे यूट्यूब पे। 35 देखो, ए बी से लंबा है, सी और डी की लंबाई समान है। ए जो है बी से लंबा है, ठीक है, ध्यान दो, ए जो है ना बी से लंबा है, सी और डी समान है। ई जो है ना बी से छोटा है लेकिन डी से लंबा है, और सी और डी बराबर है। तो एफ सी से छोटा है, एफ जो है ना सी से छोटा है। सबसे छोटा कौन हुआ है, एफ हुआ ना हमारे पास, क्योंकि ये नंबर पे आ गया, ऑप्शन नंबर ए में है। 36 देखो, भारत की सबसे जो छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है, वो सबसे छोटी जो वेटलैंड है वो रेणुका वेटलैंड है। अगर आपको नहीं पता तो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आपको पता रखना चाहिए कि मतलब कौन कौन से वेटलैंड हैं, और क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड सवाल आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कर्नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा बांध है, तो ये बांध तो पता होगा आपको, तुंगभद्रा कर्नाटक के अंदर है। फिर कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम का, तो सबको पता होगा किसने लिखा था, मौलाना आजाद ने लिखा। ठीक है, क्वेश्चन उतना सीरियसली नहीं ले रहे, आगे बढ़ते जा रहे, सारी चीज़ें हमारे पीडीएफ में। लोकसभा के पहले अध्यक्ष पूछा जाएगा, सबको पता है, जीवी मालवलकर, जिसको हम लोग गणेश वासुदेव मालवलकर या फिर गणेश मालवलकर कहते हैं। कह रहे 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे चुना गया था, तो सुमन बेरी हैं जो अभी भी हैं, ठीक है, पता होना चाहिए चीज़। थोड़ा सा एग्जाम में करंट अफेयर तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी हम डाल दे रहे हैं, जो कि जनरली टाइप के करंट अफेयर है, स्टैटिक टाइप के, उनको हमने डाल दिया। 41 में देख रहा, अगर ए बी सी की वैल्यू अगर 9 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू अगर 23 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बताओ क्या हो जाएगी। तो आपको मैंने भी अलजेब्रा में पढ़ाया था ना, ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम होल स्क्वायर करेंगे तो की वैल्यू क्या होगी, तो दोनों साइड हम क्वेश्चन में कर देते हैं, ठीक है। इसको जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है इसको हम लोग दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, तो मेरे को एक वैल्यू मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81। अब देखो 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू 23 है, तो हम लिख सकते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 23 बराबर क्या, 81। तो 81 में से इस बार 23 इंटू 2 मल्टीप्लाई माइनस कर लो 46, तो 46 माइनस कर लोगे तो कितना बचेगा आपके 35। तो यहाँ पे बच गया ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 30। चीज़ें आसान है, बशर्ते कि फॉर्मूला का यूज़, मैंने कहा था ना इससे सवाल पूछा जाता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे, तो इसको थोड़ा याद रखना है। अलजेब्रा काम पर मैंने आपको पढ़ा दिया, वहाँ से निकल। फिर कह रहा अगर x प्लस 1 जो है ना 2x स्क्वायर प्लस के एक्स की गुणनखंड है, तो दोनों की वैल्यू बराबर 0 मान लो, तो x बराबर यहाँ से मेरे को मिल गया -1, इसमें मैं x की वैल्यू रखूंगा, तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर कर दो प्लस के इंटू -1 करेंगे जिसकी वैल्यू 0, ये 2 हो जाएगा, माइनस के बराबर 0, तो के बराबर क्या हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। किसी किसी का -2 आ रहा होगा, गलत कैलकुलेशन करोगे तो, ठीक है। यहाँ भी अगर आपने 1 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर करने में इसकी वैल्यू -2 कर दी तो गलत है, बिकॉज स्क्वायर होगा तो पावर, तो ये -1 में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं। 43 देखो कह रहा है एक वृत्त चतुर्भुज जो है ना, एक वृत्त चतुर्भुज पी क्यू आर एस की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, यदि पी क्यू इज इक्वल टू 11, क्यू आर इज इक्वल टू 12 और पी एस इज इक्वल टू 8 है, तो आर एस की लंबाई क्या है। देखो एक सर्कल है, सर्कल के अंदर मैंने भी ज्योमेट्री पढ़ाया था उसमें, जस्ट लाइक कि आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, चतुर्भुज है इसके अंदर, और इस चतुर्भुज का नाम दे रखा हमने पी क्यू आर एस। पी क्यू की वैल्यू 11 है, क्यू आर की वैल्यू 12 है, और एस आर की दे रखी है क्या, पी एस की दे रखी है 8, तो एस आर का क्या हो जाएगा ये चीज़ बताओ। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, सामने सामने भुजाओं का योग, देखो 11 प्लस एक्स मान लो बराबर 8 प्लस 12, ये तो ज्योमेट्री में कंसेप्ट पढ़ाया था ना, तो 11 प्लस एक्स बराबर 20 हो जाएगा, तो एक्स बराबर 9। तो इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है, ये छोड़ने वाली सवाल ही नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ज्योमेट्री जिसने मैंने पढ़ा रखा था यूट्यूब पे ही पढ़ाया था, 1 शॉर्ट वीडियो 2 घंटे में 2.5 घंटे में जो भी चीज़ें पढ़ा रहा था मैं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने कवर करा दिया था। चलो
अभी कह रहा है 130 डिग्री के संपूरक कोण बताओ, ये भी कोई पूछने वाली चीज़ है। 180 में से 130 घटा लो, 40 डिग्री मिल गया। ऐसा सवाल पिछली बार पूछी गई थी और हमने पूरा ज्योमेट्री में एक सिंगल क्लास के अंदर पूरा कवर कराया गया था। अच्छा, ज्योमेट्री में जो जो चीज़ें पूछी जाती है सब कुछ कवर कराया था। ज्योमेट्री का अलग बना था, ट्राइगोनोमेट्री का अलग, अलजेब्रा का अलग, मेंसुरेशन का अलग, जितने एडवांस मैथ है और पॉलिनोमियल्स का अलग, सब चीज़ें मैंने पढ़ाई थी। लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़ाया, वो पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है, वो कर लोगे, बेसिक कंसेप्ट होते हैं लीनियर इक्वेशन के। अब इसकी वैल्यू बताओ क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा जोड़ दो इसको। देखो 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर 156, फिर 1 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। इन सबको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 40, 140, ठीक। तो 40 में अगर 196 जोड़ दो और फिर ठीक है इधर जोड़ो, ये खिचड़ी करना है, ये माइनस माइनस में इनको जोड़ते हैं, चलो बैठ के। तो सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनको भी माइनस में कर देते हैं तो ये अगर इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10, 5, 6, 6 हो जाएगा इसका भी, ठीक है। और 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, तो 7 हो जाएगा ये हासिल एक, और ये 2 हो जाएगा 276। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6, 3, 3, 336 में से 276 घटा लो, 0 हो जाएगा, और 13 में से 7 गया 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा लैंग्वेज क्वेश्चन है, कर लोगे, कोशिश करो। कि एक लड़का 1 से 20 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को जोड़ना भूल जाता है, जिसके कारण योग जो हो गया 190 हो गया। वह संख्या कौन सी है जिसको लड़का भूल गया। मान लेते देखो 1 से 20 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कैसे फॉर्मूला होता है, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। इसमें मान लो एक नंबर वो भूल जाता है, मान लो कोई नंबर x है उसको भूल जाता है, तो उसको माइनस कर लेंगे तो उसकी वैल्यू 190 हो जाती है। तो इस x की वैल्यू निकाल लो, तो n की वैल्यू क्या है, 20, 20 इंटू 20 प्लस 1/2, तो ये कट जाएगा यहाँ से 10 माइनस एक्स बटा में, ये हो जाएगा 20 इंटू 21, 210 माइनस एक्स बराबर 190, तो x बराबर हो जाएगा 210 माइनस 190, वैल्यू 20 आ जानी चाहिए, ठीक है। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जितने भी n नेचुरल नंबर्स को ऐड करने का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। और कंसेप्ट यूज करो ना, जो सवाल में बोल रहा है कि पूरे में से अगर एक डिजिट को हटाना है तो उसकी वैल्यू 190 आएगी, तो एक डिजिट हमने x मान के हटा लिया, तो उस 20 को हटाएंगे और पूरा वैल्यू ले लेते, 210 हो जाता बस। फिर कह रहा है 4 अंक का एक नंबर है, मान लेते हैं 142n, ठीक है। 4 डिजिट का एक नंबर होता है 142n, जहाँ पे n एक संख्या है, इकाई अंक। n की कोई वैल्यू है जो मेरे को पता नहीं कि कौन सी हो सकती है, 2, 4, 6, 8 कुछ भी हो सकता है n की जगह पे, जो कि 12 से डिविजिबल है। तो n का मान बताओ क्या होगा। देखो पहली बात तो ये 12 से अगर वो डिविजिबल है भाई, तो 12 से डिविजिबल होने का मतलब क्या, वो तो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। 3 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है, अगर सारे डिजिट्स को जोड़ेंगे तो एक ऐसा नंबर मिले जो कि 3 के टेबल से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। और 4 से डिवाइड होने का मतलब लास्ट के 2 डिजिट होते चाहिए जो 4 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, तो 2 का पावर जितना है 2, तो मतलब लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 वैल्यू को रखेंगे तो 22 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 4 रखेंगे तो 24 तो ठीक है 4 से डिवाइड होगा, लेकिन 4 रखेंगे तो सारे डिजिट को ऐड करने के बाद क्या वो वैल्यू 3 से डिवाइड होगी, तो 4, 1, 5, 2, 6, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 10 मिलेगा, इनको ऐड करेंगे तो 10 कभी भी 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो फिर कहानी खत्म, 4 भी नहीं दे सकते। 6 रखेंगे तो 26 हो जाएगा, जो कि 26 कभी भी 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, 4 के टेबल में 26 नहीं आता है। अब बचा क्या 8, अगर 8 रखेंगे तो 28, 4 7 28, 4 7 28, ठीक है। तो ये तो 28 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा 28, लेकिन यहाँ पे अगर हम 1, 4, 2, 8 रखेंगे तो इन सबको अगर हम जोड़ भी दें तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 15, जो कि 3 से डिवाइडेबल है। तो n बराबर हम रख सकते हैं 8। जिसको समझ में आ गया ठीक है, मतलब उसकी बेसिक कंसेप्ट ठीक है। और लास्ट टाइम में मैं बहुत ज़्यादा कंसेप्ट पे फोकस नहीं करूँगा। आज 27 तारीख है और 2 तारीख से आपका एग्जाम है। आज के टाइम पे अगर मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊं तो क्या परीक्षा दोगे आप, समझ रहे हो बात। आगे बढ़ते 48 कह रहे हैं, मान लो एक टंकी का जो है ना 3/4 भाग तेल से भरा हुआ है, उसमें से 60 लीटर तेल निकाल लेने के बाद टंकी का 2/3 भाग भरा हुआ है, तो टंकी की क्षमता क्या होगी। मान लो टोटल टंकी की जो कैपेसिटी है, मैं ध्यान से सुनो क्या मैं बोल रहा हूँ, कैपेसिटी x है, तो x का 3/4 भाग भरा हुआ, अगर इसमें से हम 60 लीटर निकाल देंगे तो वो x का 2/3 हिस्सा हो सकता है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3x/4 में से 2x/3 माइनस हो जाएगा और 60 उधर चला जाएगा,
तो हम लोग लिख सकते हैं ना 60 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, इनका एलसीएम हो जाएगा 9x और 4 3 12। थोड़ा सा हमने शायद गलती कर दिया क्या, 3 के 12 4 दूनी 8 हो जाएगा 8x। ये 60 बराबर हो जाएगा x बटा 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 छक 72 120। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे मेरे को लगा कि मैंने एलसीएम गलती ले लिया क्या, लेकिन ठीक है, एलसीएम का कोई इशू नहीं, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज एक दूसरे से वो डिविजिबल है ही नहीं, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। आगे बढ़ो। 49 नंबर सवाल कह रहा है रमन और रमन की क्षमता जो है ना मनन से 3 गुनी है। ये रमन और मनन 3:1 में है। यदि रमन जो है एक काम को करने में मनन से 30 दिन कम लेता है, ठीक है, क्या कर रहा है 30 दिन कम लेता है, तो कार्य कंप्लीट कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, दोनों मिलकर करेंगे। तो पहली बात तो ये कह रहा है क्या, रमन मान लो क्या कह रहा है ये भाई, सवाल मेरे को पढ़ना। रमन एक काम को करने में मनन से 60 दिन कम लेता है, तो मान लेते हैं ना मनन किसी काम को करने में अगर x दिन लेता है तो रमन उससे x माइनस 60 दिन लेगा, 60 दिन कम लेगा। तो देखो पहली बात तो ये x माइनस 60 दिन में कंप्लीट करेगा, कितने कैपेसिटी को लेके, 3 कैपेसिटी को लेके, और मनन x दिन में कंप्लीट करेगा, x जो इनका रेशियो है x कैपेसिटी को लेके, ये हो जाएगा 3x माइनस 180 बराबर x। ये अगर x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 2x, और उधर 180 जाएगा तो हो जाएगा x बराबर हो गया 90। ठीक है, मतलब मनन एक काम को अगर 90 दिन में करेगा तो रमन उसको 30 दिन कम मतलब 60 दिन कम मतलब 30 दिन में करेगा। तो दोनों मिल के अगर करेंगे तो कैसे हो जाता है, 90 इंटू 30 होता है ना, a इंटू बी बटा a प्लस बी, तो 90 प्लस 30, तो 90 इंटू 30 120 कट जाएगा ये 4 के टेबल से, और ये 4 से कटाओगे इनको 22.5 बार में कटे, यही ना। चलो फिर ऑप्शन नंबर सी सही है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44% डिस्काउंट जो है इसमें दे रहा है किस चीज़ पे, 44% की डिस्काउंट देने के बाद एक साइकिल को अगर इतने रुपए में बेचते हैं तो साइकिल का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा। अगर मान लो हम 44% का डिस्काउंट देते भी हैं तो कितने पे सेल कर रहे हैं, अगर हम 44% का डिस्काउंट दे रहे हैं तो 56% पे उसको सेल कर रहे हैं, तो एक्स की 56% 56% की वैल्यूएशन हम जो लगा रहे हैं 17,920 लगा रहे हैं अगर हम, ठीक है, ध्यान से सुनो, तो उसकी 100% क्या हो जाएगी, तो सीधे सीधे इनको क्या करेंगे हम लोग, लिख लो, बराबर हो जाएगा 17,920 मल्टीप्लाई 100 56। तो अगर हम इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाहें तो कितने बार में कटे, ऑप्शन में है क्या कुछ ऐसा, जैसे 320 है ना, ये 320 बार में कटे। आंसर इसका याद हो गया है, बाकी आप कैलकुलेशन करके देख लो। ऑप्शन से मैंने कर लिया, ऑप्शन से मैंने कर क्या लिया, मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था पहले एक बार आपको पढ़ाने से पहले, तो मेरे को याद हो जाता है कि ठीक है इसका आंसर ये आना चाहिए। ऑप्शन से मैंने कर लिया, मेरे को सॉल्व करने की जरूरत ना पड़ी दोबारा। 51 देखो कह रहा है ए बी सी की गति का जो रेशियो है वो स्पीड का रेशियो है ए बी सी का 3 और 6 है, ठीक है, ये किस चीज़ का है भाई, स्पीड का है। तो कह रहा है उनके द्वारा लिया गया ए बी सी का जो है ना टाइम का रेशियो बताओ, आपको टाइम का पूछ रहे तो सिंपल 1/2 1/3 1/6 कर दो, ठीक है, और इनको सॉल्व कर लो। जब भी ऐसा सवाल पूछे 1 स्पीड का दे रखा है, टाइम का पूछ रहा है, या फिर टाइम का दे रखा है स्पीड का पूछ रहा है, तो 1/1/1 करके निकाल लेना। और इनका तो मैंने कहा था 1 के साथ किनको किनको मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को 18 हो जाएगा। इस 1 के साथ किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे, जस्ट अपने नीचे वाले को छोड़ के बाकी दोनों के नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 2 12 हो जाएगा। इस 1 को क्या करोगे, अपने नीचे वाले 6 को छोड़ के इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 नीचे हो जाएगा। ये तीनों 3 के टेबल 6 के टेबल से कटेंगे, 3 6 18 6 दूनी 12 6 का 3 2 1 जो है ऑप्शन नंबर सी के अंदर है, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है। 52 कह रहा है कि 19 परिणामों का औसत जो है ना आपका 111 है, तो 19 परिणामों का एवरेज 111 है, तो इनको टोटल योग कितना हो जाएगा 2109। अब वो लोग इतना जल्दी कैसे कर लिया, बिकॉज मैंने पहले भी किया था तो मेरे को याद है। फिर कह रहा है 10 परिणामों का औसत अगर 82 है, तो 10 परिणामों का अगर पहले 10 परिणामों का 82 है ना, 182 नहीं 82 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 820। फिर लास्ट के 10 परिणामों की वैल्यू अगर 100 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1290 1290 होना चाहिए 1290, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ आप, तो ये दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, लास्ट के स्टार्टिंग के 10 एंड के 10, टोटल तो 90 नहीं है, लेकिन ये 10-10 मिलके 20 लोग मिल जा रहे हैं, तो इनकी वैल्यू 2110 हो जाएगी। तो ये बताओ मेरे को 20 लोग हो गए जो कि होने नहीं चाहिए थे, तो इसमें से एक कोई बीच का नंबर है जो 2 बार रिपीट हो जा रहा है,
जो कि 9th नंबर पे आ रहा है। तो टोटल में से 19 को माइनस कर लो, 20 में से 19 को माइनस कर लो, ठीक है। जो वैल्यू हो जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ से, एक हो जाएगा, ठीक है। माइनस करने पे नंबर 20 सही है। 10वां परिणाम जो है वो 10th नंबर का जो जो परिणाम है वो 10वां नंबर पे वो 1 है, ठीक है। एवरेज का चैप्टर था ये। कह रहा है अतुल 400 रुपये की 12 पेंसिल्स खरीद बेचता है, ठीक है। मान लेते हैं उसकी सेलिंग प्राइस क्या है भाई, 400 रुपये में बेचता है वो, 12 पेंसिल है, 400 रुपये में सेल कर रहा है वो। यदि 4 पेंसिल के क्रैमुल के बराबर लॉस होता है तो एक पेंसिल का क्रैमुल बताओ। मान लेते हैं एक पेंसिल का कॉस्ट प्राइस अगर एक पेंसिल का अगर कह रहा है वो तो कितना है, मान लेते हैं x। तो 12 पेंसिल्स की मैं बोलूं, अगर वो 12 पेंसिल्स की अगर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछे तो 12x हो जाएगी। तो टोटल मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 12x, लेकिन उसका लॉस कितना हो रहा है भाई मेरे को ये बताओ। 4 पेंसिल्स के बराबर तो 4x का लॉस जा रहा है। जब भी लॉस होता है तो क्या होता है, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस लॉस होता है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 400 है, 12 प्लस 4 बराबर 12x प्लस 4x बराबर ये क्या मैं लिखा, माइनस हो जाएगा ना इस, कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस, ये हो जाएगा 8x बराबर 400। 8 बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 50 बार में कट गया। तो एक पेंसिल की वैल्यू देखो हमने x माना था जिसकी वैल्यू 50 आ गई, तो ऑप्शन नंबर सी सही। आगे देखते हैं 54 नंबर कह रहा है ए बी से अगर 16.66% कम है, ए का मान अगर 500 है तो बी की वैल्यू बताओ। अब देखो ए जो है ना बी से 16 पॉइंट समथिंग समथिंग कम है, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर 16.66 मतलब घटाएंगे किसी चीज़ में से अगर हम, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 83 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी, 83.3। तो ए बी से इतना परसेंट कम है तो ठीक है चलो। तो बी का मान लो अगर हम 83 पॉइंट क्या आना चाहिए, 6 4 10 6 3 9 1 10 मतलब 3 4 होना चाहिए। 83.3% की वैल्यू अगर ए है मतलब ए की वैल्यू 500, तो बी की वैल्यू निकालो सीधे सीधे। तो बी बराबर क्या हो जाएगा 500 × 100 डिवाइडेड बाई 83.34। इसको अब कटाओ तो इतना कटाना इजीली नहीं है, कैलकुलेटर की मैं मदद ले रहा हूँ, ठीक है। जिसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 5 9 9 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए, ठीक है, ऐसे करके, जो कि लगभग 600 के करीब में है। नियरेस्ट वैल्यू जो है उसकी नियरेस्ट वैल्यू है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूरा एक्जैक्टली 600 नहीं आएगा, 599.9 आएगा। तो 599.9 किसके ज़्यादा करीब है, तो 600 के करीब है। जब 0.925 करके कुछ ऐसे सवाल आएंगे तो वैसा सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। चलो फिर 59999 ऐसे करके कुछ आ जाएगा, ठीक है। 55 नंबर सवाल देखो, कह रहा है एक घन की भुजा में अगर 40% की वृद्धि की जाती है तो घन का आयतन बताओ। देखो पहले बात तो भुजा में जब बढ़ा रहे हैं तो लंबाई में भी, उसके लेंथ में भी, चौड़ाई में भी, विड्थ में भी और उसके हाइट में भी बढ़ा रहा है, बिकॉज वो 3D डायमेंशन में होते हैं, कोई भी क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड हो। तो ठीक है, उसके वॉल्यूम में बढ़ा रहा है तो तीनों डायरेक्शन में बढ़ रहे होंगे वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला पढ़े ना R1 + R2 + R1 × R2/100, इसको 2 बार अप्लाई करेंगे पहले तो इन दोनों के साथ, और इन दोनों की जो एक मिक्स वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू इसके साथ, जैसे 20 + 20 + 20/100, 0 0 कट के ये हो जाएगा 20 20 40 4 44। अब फिर हम लोग क्या करेंगे 20 के साथ करेंगे 44 × 20/100, तो ये तो कट गया, 2 5 10 और ये हो जाएगा कितना 64, और ये हो जाएगा 5 8 40 5 8 40, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 6 4 10 ये 7 8 4 12 और 1 7 72.8 हो जाएगा। ओवरऑल जो वैल्यू में उसके वॉल्यूम में जो उसके परसेंटेज इंक्रीजमेंट होगी 72.8% की इंक्रीजमेंट होगी, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं। कह रहा है एक जो है 6 मीटर लंबाई 8 मीटर चौड़ाई और 20 मीटर ऊंचाई वाले कमरे में रखी जाने वाली छड़ की लंबाई। देखो पहली बात तो कमरा जब भी हमारा होता है ना तरीके का होता है, ठीक है। कमरा हमारा जब भी बनेगा इस तरीके से हमारा एक रूम हो गया। जब भी एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड टाइप का रूम है हमारा, तो जब भी सबसे लॉन्गेस्ट रॉड या फिर कोई चीज़ें रखी जाएंगी वो डायगनली रखी जा सकती है, जिनको हम लोग कहते हैं विकर्ण। आप खुद से इमेजिन करो जिस रूम में बैठे हो, आप अगर सबसे लंबा छड़ रखना चाहोगे, रॉड रखना चाहोगे तो कैसे रखोगे, तो कोना कोनी करके रखोगे, तिरछा तिरछी रखोगे, सीधा सीधी कभी नहीं रख सकते। सीधा सीधी रख भी लेंगे ना तो वो सबसे मैक्सिमम लेंथ का नहीं होगा। अगर सबसे एक कोने से दूसरे कोने ले जाएंगे हम लोग तिरछा एकदम, तो वो सबसे लॉन्गेस्ट होगी, लेंथ ज़्यादा होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं उसके डायगोनल का हम लोग वैल्यू निकालते हैं, √L² B² और H² हो जाता है।
ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 36, 84, 64 और ये 400। ये क्या हो जाएगा √500, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 10√5। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 57 क्या कह रहा है ना, x प्लस वाई की वैल्यू अगर 7 दे रखी है, फिर आपसे कह रहा है अगर x³ प्लस y³ प्लस 21xy की वैल्यू बताओ। कुछ नहीं करना, सबसे पहले समझ रहा है क्यू कह रहा है यहाँ पे, तो हम दोनों साइड क्यूब करते हैं। जो सवाल कहता है, मैं अलजबरा पढ़ाते टाइम ही कहा था कि अलजबरा ऐसी चीज़ है जो कि खुद से कुछ नहीं करने देता है, वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ वही करो बस। ये क्यूब कह रहा है तो हम क्यूब करेंगे, हम अपने तरफ से कुछ नहीं। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, बराबर 7 का जो अगर हम क्यूब करेंगे तो क्या होना चाहिए बताओ मेरे को। क्या मैं बोल रहा हूँ, 7 7 49, ये 7 का क्यूब कह रहे तो ये तो मुँह जुबानी याद रहता है जनरली हमें। 343 होता ही है, 343 होता ही है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई क्या करना है 1 घंटा से। और अब क्या करेंगे हम, अब कुछ नहीं करेंगे, अब सीधे सीधे देखो x प्लस वाई की वैल्यू हमको क्वेश्चन दे रखी है 7 है, तो हम सीधे सीधे रखते हैं x³ प्लस y³ प्लस 3xy में 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 343 आ जाएगा। ये 7 × 3 21 हो जाएगा ना, तो x³ प्लस y³ प्लस 21xy इज इक्वल टू 343 आ गया हमारा। ये हमसे पूछा था, उसकी वैल्यू 343 आ गई। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। ये जो है बेहद आसान है, तो थोड़ी सी चीज़ों को तो समझ के करें तो इजीली आ जाएगी। 58 कह रहा है क्या cot थीटा प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा बताओ। अब यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू नहीं मानेंगे, रीजन क्योंकि एंगल में कुछ है नहीं, हमारा ट्राइग्रामेट्री के कोई टर्म्स दे रखे हैं उन्हीं में करना, साइन कॉस। तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बटा में साइन थीटा, यही होता है ना। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, और sec थीटा बराबर होता है 1 बटा cos थीटा होता है। अब हम देखो जनरली यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारा होगा साइन थीटा टू कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब इनको देखो, साइन थीटा कॉस थीटा हमारा मल्टीप्लाई हो गया, तो इससे डिवाइड मारेंगे तो कॉस थीटा बचेगा साइन थीटा से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कॉस थीटा से अगर हम इसको डिवाइड मारेंगे तो कॉस थीटा कट के साइन थीटा बचेगा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जाके मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस थीटा कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, तो 1 बटा साइन थीटा, 1 बटा साइन थीटा ऑप्शन बनी है, लेकिन 1 बटा साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है बिल्कुल। 59 सवाल देखते हैं, एक मीनार के जो है ना फुट से जो है 80 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष का औन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है, 80 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर, the angle of elevation of the top of the tower is 60 डिग्री, what is the height of the tower। देखो पहली बात तो मान लो एक टावर है जिसकी हाइट नहीं पता मेरे को, लेकिन यहाँ इसके फुट से अगर आगे जाओगे 80 मीटर तक, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है यहाँ पे वो 60 डिग्री का बनता है। तो मान लो एक ट्रायंगल है ABC, जस्ट हमको हाइट पूछ रहा है, तो देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार। ठीक है, जिसको कहते हैं h/b। ठीक है, आधार हो गया, तो हाइट नहीं पता तो हाइट को h छोड़ दो, आधार को 80 मान लो, और यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो h बराबर हो जाएगा 80√3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 14 की वैल्यू अगर लिखते हैं हम लोग 194, तो 16 की क्या लिखेंगे, तो 14 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर लो, 196 में से 2 माइनस करोगे 194 आ जाएगा, तो 16 का स्क्वायर करके 2 माइनस कर लो, 256 में से 2 माइनस करेंगे 200। कमेंट करके बताओ आपने कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किए। बाकी जाने से पहले सारे पीडीएफ्स को आप व्हाट्सअप करके बाय करो, सारे वीवीआई पीडीएफ्स हैं, थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा हो सकती हैं, बट सारे पीडीएफ्स आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आप पढ़ के जाओगे पीडीएफ से तो आपके जो अभी करंट स्कोर आ रहे हैं उससे ज़्यादा एग्जाम में आएंगे इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद। अब हर चीज़ों को मैं खुल के नहीं बोल सकता। बाकी ये चीज़ कहूँगा कि जाने से पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और A2Z स्टडी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना। कैसे ज्वाइन करना है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था।